ओके हेलो मेस्सी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इस पे हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर मैं आपके साथ ऑलरेडी 3 लेक्चर शेयर कर चुकी हूँ। तो लास्ट के इन 3 लेक्चर्स का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी। अगर आपको नीड है तो आप वहां से जाके देख लीजिएगा, अदरवाइज अगर आपको नोट्स की नीड है तो भी आप जाइएगा, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ओके, तो देखिए अभी तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 4 पे। और आज के इस फोर्थ लेक्चर पे हमने काफी आसान सा टॉपिक पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है विच इज क्रोमोफोर। यानी कि आज के लेक्चर पे हम बात करने वाला है ये क्रोमोफोर क्या होता है। जनरली अब अल्ट्रावायलेट विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्रोमोफोर को एक ग्रुप बोलते हैं, क्रोमोफोर ग्रुप। तो ये क्रोमोफोर ग्रुप क्या होता है, इनका वर्क क्या होता है, ये क्या काम करता है, कौन कौन से ग्रुप आपके क्रोमोफोर रहते हैं, क्या टाइप्स रहते हैं, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। तो लास्ट का लेक्चर जहां पे मैंने यानी कि लेक्चर नंबर 3 जहां पे मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन की थी कि क्या सॉल्वेंट का इफेक्ट पड़ता है आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पे। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करते हैं तो वहां सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वहां भी क्रोमोफोर का थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने आपको कराया था, जिस इतनी चीज बताई थी कि क्रोमोफोर होता क्या है। बट आज हम लोग क्या है पर्टिकुलरली आगे डिस्कशन लेने वाले हैं क्रोमोफोर के ऊपर। सारी चीजें मैं आपको डिस्कस कराऊंगी, सारे नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ओके, तो आसान सा लेक्चर है, सुनिएगा, बहुत इजी सा है, तो सुनिएगा तो डेफिनेटली क्लियर आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें लेक्चर को। चलिए ठीक है, तो देखिए ना लेक्चर को हम कुछ इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम समझते हैं, हमने पढ़ना है क्रोमोफोर। तो ये क्रोमोफोर का मतलब क्या होता है, इसको पहले इसका मतलब हम ढूंढते हैं, देन हम इसे आगे यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये जो टर्म आपका क्रोमोफोर है ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ग्रीक में दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है क्रोमा, एक वर्ड होता है फोरस। तो क्रोमा मतलब होता है एक्चुअली कलर एंड फोरस मतलब होता है बेयरर, यानी कि जो कलर को बेयर करता है, ऐसे ग्रुप को आप क्या बोलते हैं, क्रोमोफोर। तो क्रोमोफोर को अगर आप तोड़ेंगे तो आपको ग्रीक के दो वर्ड मिलेंगे। फर्स्ट वर्ड इज क्रोमा एंड दूसरा होता है फोरस। तो हमको पता है क्रोमा मीन्स होता है कलर एंड फोरस मतलब होता है बेयरर। तो हम बोल सकते हैं कि कलर को बेयर करने वाली जो स्पीसीज है या फिर कलर को बेयर करने वाला जो कंपाउंड है उसी को हम कंबाइनली क्या बोलेंगे, क्रोमोफोर। तो नाम से मालूम पड़ गया कि क्रोमोफिल मीन्स क्रोमोफोर मतलब क्या हुआ, कलर को बेयर करने वाला या फिर कलर को कैरी करने वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोफोर। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रोमोफोर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, अब कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा का क्या मतलब, देखो ना मैं आपको जस्ट रफली इतनी चीज पहले यहाँ पे बता दूं। ये चीज जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब हमने इंट्रोडक्शन पोर्शन लिया था तो मैंने वहां पे अभी आपको ये चीज बताई भी थी कि अगर हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वेवलेंथ की बात करें तो हमें कितनी वेवलेंथ मिलती है, यहाँ पे 100 टू 400 एनएम। ठीक है, यहाँ पे लिख लेती हूँ 100 टू 400 एनएम की हम लोग बात करते हैं। बट कब, जब हम लोग यूवी की बात कर रहे हो, यूवी रेडिएशन की बात कर रहे हो। ओके, लेकिन जब हम लोग किसकी बात करते हैं, विजिबल रेडिएशन की बात करते हैं, तो विजिबल के केस में हमारी रेडिएशन कितनी होती है, 400 टू 800 एनएम होती है। तो देखो ये चीज तो आपको पता है कि अगर आपके पास सपोज कोई एक सब्सटेंस है और वो कौन सी रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर रहा हो जिनकी वेवलेंथ 100 टू 400 एनएम हो, देन इसका मतलब क्या हुआ, वो कौन सी रीजन में आएगा, यूवी के रीजन में आएगा। और यूवी रीजन तो आपको पता है कलर के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होता नहीं है, यानी कि ये सब्सटेंस आपका क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर मैं कोई दूसरा सब्सटेंस लूं जो आपकी रेडिएशन कौन सी रेंज के अंदर का ले रहा है, 400 टू 800 एनएम का ले रहा है, तो हमको पता है ये रेंज किसकी है, विजिबल की है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा कंपाउंड हमको क्या है, कलर्ड अपेयर होगा। समझ में आ रहा। तो देखो क्रोमोफोर मतलब भी क्या होता है, कलर बेयर करने वाले ग्रुप, कलर कॉज करने वाले ग्रुप। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई सब्सटेंस क्या है विजिबल रेंज के अंदर आ रहा है, अराउंड 400 टू 800 एनएम की रेंज के अंदर आ रहा है, तो वो कंपाउंड हमें विजिबल अपेयर होता है। तो क्रोमोफोर को आपने बस इसी से रिलेट करना है। तो देखो ना क्रोमोफोर क्या है, क्रोमोफोर एक टाइप के ग्रुप है। अभी कौन से ग्रुप होते हैं, कैसा नेचर होना चाहिए, वो नीचे बताओगे। अभी जस्ट इतना समझो कि क्रोमोफोर एक टाइप के ग्रुप है जो कि कौन सी रेंज के अंदर आएंगे, जिनका एब्जॉर्प्शन किस रेंज के अंदर होगा, 400 टू 800 एनएम की रेंज के अंदर होगा। मतलब ये जो आपके क्रोमोफोर ग्रुप है, सपोज ए आपका कोई क्रोमोफोर ग्रुप है, तो साफ साफ बात ये है कि अगर ये क्रोमोफोर है, इट मींस ये जो रेडिएशन ऑब्जॉर्ब करेगा वो 100 टू 400 रेंज के अंदर की नहीं होगी, वो 400 टू 800 एनएम की रेंज के अंदर होगी, जिस वजह से आपको ये क्या है, कलर्ड अपेयर होते हैं। तो क्रोमोफोर कोई नई चीज नहीं है, क्रोमोफोर कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स होते हैं जो कि विजिबल रेंज के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, और विजिबल रेंज के अंदर एब्जॉर्ब होने की वजह से वो कलरफुल अपेयर होते हैं। बस बात खत्म। ठीक है, अब देखो बात वैसे यहाँ पे खत्म नहीं होती, कलर शो करने से ही सारी बातें नहीं होती है। इसके अलावा भी क्रोमोफोर का
बहुत ज्यादा रोल रहता है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, वो चीज भी हमने नीचे डिस्कस करनी है, जिस उसको भी मैं आपको रफली बता देती हूँ। देखिए होता क्या है, हमको पता है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 3 पे एक टॉपिक पढ़ाया था, वो था इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। यानी कि हमने ये देखना था कि सॉल्वेंट कैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को अफेक्ट कर सकता है। तो हमने वहां पे देखा पोलरिटी बढ़ाने से, पोलरिटी घटाने से जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वहां पे चेंजेस आता है, एनर्जी घट रही है, कभी एनर्जी बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनता है वो भी आपका डिस्टर्ब होता है। तो सेम चीज आपको यहाँ देखने मिलेगी कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, कोई सब्सटेंस है जो आपका एक सैंपल मॉलिक्यूल है, अगर उस सैंपल मॉलिक्यूल के लिए आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनाना चाहते हैं तो आपको एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा। लेकिन अगर उस सैंपल मॉलिक्यूल के साथ कोई क्रोमोफोरिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसे क्रोमोफोरिक ग्रुप बोलते हैं या फिर क्रोमोजन बोलते हैं, जो ये ग्रुप होते हैं उनको ये तो क्रोमोफोरिक इफेक्ट टाइप का है, लेकिन जो ग्रुप ये क्रोमोफोर का इफेक्ट शो करता है उसे क्रोमोजन या फिर क्रोमोफोरिक ग्रुप बोलते हैं। तो सपोज आपके सैंपल मॉलिक्यूल के साथ कोई क्रोमोफोरिक ग्रुप ऐड है, तो उस केस में क्या होगा, ये सैंपल मॉलिक्यूल का जो स्पेक्ट्रा होगा वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ रेड शिफ्ट हो सकती है, ब्लू शिफ्ट हो सकती है, या फिर आप हो सकते हैं एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ सकती है या फिर घट सकती है। तो आपको क्या है, स्पेक्ट्रा में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हुए दिखेगा अगर आपके सैंपल मॉलिक्यूल के साथ कोई क्रोमोफोरिक ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस वजह से हम इस क्रोमोफोर को पर्टिकुलरली पढ़ते हैं कि इस क्रोमोफोर की वजह से कैसे आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा अफेक्ट होता है। तो ये सारी चीजें भी हमने नीचे कवर करनी है। इतनी चीज क्लियर आ रही? तो देखो अभी तो जस्ट मैंने आपको क्रोमोफोर क्या होते हैं जस्ट रफली बताया, अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ और देखेंगे हम साथ ही साथ कि कैसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की वैल्यू को अफेक्ट करता है। तो सुनिएगा, ये तो जस्ट मैं आपको रफली एक्सप्लेन करी थी। तो सबसे पहले तो आपको वही चीज आ गया वापस से कि क्रोमोफोर आपका क्या होता है, तो मैंने इसे बता दिया। क्रोमोफोर रिपीट कर रही हूँ कि क्रोमोफोर आपके ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ग्रीक के दो टर्म है, फर्स्ट है क्रोमा एंड दूसरा है फोरस। तो क्रोमा मतलब होता है कलर एंड फोरस मतलब होता है बेयर। तो कलर बेयर करने वाला ग्रुप या फिर कलर कैरी करने वाले ग्रुप को ही आप बोलते हैं क्रोमोफोर। ओके, अब नाउ आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, तो मैंने दो डेफिनेशन आपके साथ ऐड की हुई, आप दोनों को ऐड कर सकते हैं एग्जाम पर, और आपने इसी फॉर्मेट पे एग्जाम पे आंसर करना है। तो देखो डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे क्रोमोफोर की, तो आसान सी डेफिनेशन है। ये बोल रहा है क्रोमोफोर इज डिफाइंड एज, क्रोमोफोर को आप कैसे डिफाइन करते हैं, any isolated covalently unsaturated bonded group that show a characteristic absorption of a electromagnetic radiation in a UV मत लिखिएगा, यहाँ पे आप जस्ट लिखिएगा in a visible region। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए साफ साफ बोल रहा है कि क्रोमोफोर आपके कैसे ग्रुप होते हैं। ये बोल रहा है कोई भी आइसोलेटेड कोवलेंटली अनसेचुरेटेड बॉन्डेड ग्रुप। इसका मतलब क्या है, क्रोमोफोर कोई भी आपके वो ग्रुप होंगे जो कि कोवलेंटली बॉन्डेड तो होंगे, लेकिन वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, अनसेचुरेशन देखने को मिलेगा, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ वो ग्रुप में क्या होना चाहिए, अनसेचुरेशन होना चाहिए, कोवलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए, ये तो ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन करा रहा हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, कौन से रीजन में, विजिबल रीजन में। तो यही चीज तो मैंने आपको बताई। अगर आपको बता आप क्या पढ़ा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो सब्सटेंस है ये क्या करेगा, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये साफ साफ बोल रहा है कि क्रोमोफोर आपके वो ग्रुप है जिसमें आपको कोवलेंटली बॉन्डेड ग्रुप्स तो आपको मिलेंगे, साथ ही साथ अनसैचुरेशन भी मिलेगा। और अगर ये दोनों चीजें मिल रही है, देन अगर वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन, एक पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन करा रहा हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि विजिबल रीजन से बिलोंग कर रही है, या फिर डायरेक्टली बोलो कि अगर आपका सब्सटेंस में अनसैचुरेशन है, कोवलेंटली बॉन्डेड सब्सटेंस आपके पास है, और वो कौन सी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा हो जो विजिबल रेंज से बिलोंग कर रही हो, यानी कि 400 टू 800 एनएम की हो, तो ये जो हमारा सब्सटेंस होगा इसी को हम पर्टिकुलरली क्या कहेंगे, क्रोमोफोर। तो कितनी आसान सी डेफिनेशन, तो मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रही हूँ, होप आपको क्लियर आया होगा। ठीक है, अब देखो एक और चीज मैं आपको पहले यहाँ पे बता दूं, देखिए ना, यहाँ पे हमने बोला कि क्रोमोफोर का स्ट्रक्चरल फीचर क्या है, क्रोमोफोर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। इसने साफ साफ बोला कि क्रोमोफोर आपके कोवलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए, ये तो ठीक हो गया। लेकिन वहां पे अनसैचुरेशन होना चाहिए। क्या अनसैचुरेशन जरूरी है, क्या अगर आपका सब्सटेंस क्या है, सैचुरेटेड हो, तो क्या वो क्रोमोफोर की तरह एक्ट नहीं कर सकता। क्रोमोफोर के लिए क्यों अनसैचुरेशन होना जरूरी है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए अगर आपने ऑर्गेनिक में प्लांट पिगमेंटेशन वाला पोर्शन पढ़ा है, तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि क्यों
क्यों अनसेचुरेशन जरूरी है, तो नहीं पढ़ा है तो भी मैं आपको बता दूं। देखिए ना, आपके पास बहुत सारे प्लांट पिगमेंट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, अलग अलग कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जनरली कलर के लिए जो मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है अनसेचुरेशन। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो मैंने एक नीचे नीचे देखेगा, जैसे एक रफ एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो एग्जाम्पल हमने किसका लिया हुआ है, बीटा कैरोटीन, ठीक है। अब ये बीटा कैरोटीन क्या होता है, देखिए मैं आपको सिंपली इतना बोल रही हूँ, आपको इसको समझने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको रफली बता रही हूँ। बीटा कैरोटीन क्या होता है, एक टाइप का टर्पेनोइड्स होते हैं। और टर्पेनोइड्स क्या होते हैं, एक टाइप के नेचुरल अकरिंग कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो होता एक्चुअल में ये कि हमारे नेचर में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, पर्टिकुलरली हमारे फ्रूट्स, हमारे वेजिटेबल्स, हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टर्पेनोइड। उनमें से एक टर्पेनोइड मैंने यहाँ पर लिया है जो है बीटा कैरोटीन, ठीक है। अब ये बीटा कैरोटीन में मैं आपको दिखाना क्या चाहती हूँ, तो देखिए ना, ये जो बीटा कैरोटीन है, ये इस बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर है। आपको ये काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लग रहा होगा, तो आपने बस स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करना, आपने फोकस करना है इसके अंदर जो अनसेचुरेशन है उस पर। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा अनसेचुरेशन है, इवन इसमें आपको पूरा प्रॉपर कंजुगेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि अल्टरनेट पोजीशन में सिंगल और डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे काउंट करके बताऊं तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो बीटा कैरोटीन होता है, इसमें अप्रॉक्स नहीं, एग्जैक्ट आपके 11 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। 11 डबल बॉन्ड मतलब बहुत ज्यादा अनसेचुरेशन इसमें है। ओके, अब इस अनसेचुरेशन से हमने क्या करना है, देखिए ना, आपको ये अनसेचुरेशन मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको मालूम पड़ेगा जो आपका बीटा कैरोटीन होता है, ये आपके ये जो टर्पेनोइड है, ये आपकी पर्टिकुलरली कुछ प्लांट्स, कुछ फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है। और वो वेजिटेबल और फ्रूट आपकी क्या है, सबसे कॉमन जो है वो है पपाया एंड कैरेट। तो आप देख सकते हैं पपाया और जो कैरेट रहता है उनका कलर सेम रहता है, क्या रहता है, ऑरेंज कलर रहता है। तो ये ऑरेंज कलर किसकी वजह से रहता है, बिकॉज ऑफ बीटा कैरोटीन की वजह से रहता है। यानी कि इन जो आपके जो फ्रूट्स हैं, आपके जो वेजिटेबल्स हैं, इनमें क्या होता है, आपका टर्पेनोइड प्रेजेंट होता है, और उस टर्पेनोइड का नाम होता है बीटा कैरोटीन। और अगर आप इस बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे आपको 11 डबल बॉन्ड मिल रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा अनसेचुरेशन मिल रहा है। तो इस अनसेचुरेशन की वजह से ही आपका बीटा कैरोटीन क्या है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विच इज ऑरेंज कलर, ठीक है। तो ऑरेंज कलर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसी बीटा कैरोटीन की वजह से आपके जो कैरेट है, आपका जो पपीता है, वो आपको ऑरेंज कलर का दिखता है। तो मैं जस्ट आपको ये चीज बताना चाह रही हूँ कि अगर कोई भी चीज, कोई भी कंपाउंड, कोई भी स्पीसीज अगर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलर शो कर रही है, ठीक है, कलर आपको कैरी करा रही है, तो उसका मतलब क्या है, वहां वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स है कलर के लिए, बट उनमें से एक फैक्टर है आपका कंजुगेशन, एक फैक्टर है आपका अनसेचुरेशन। तो अगर किसी स्पीसीज में अनसेचुरेशन है तो वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे एक एग्जांपल मैंने बीटा कैरोटीन का दिखा दिया, बीटा कैरोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है ऑरेंज कलर के लिए, जिस वजह से हमारा पपाया, हमारा कैरेट हमको ऑरेंज कलर का अपेयर होता है, बिकॉज इन दोनों फ्रूट्स और आपके वेजी में क्या है, आपके बीटा कैरोटीन प्रेजेंट रहता है। तो बीटा कैरोटीन की वजह से वो ऑरेंज कलर के अपेयर रहते हैं। और बीटा कैरोटीन क्यों ऑरेंज कलर का होता है, बिकॉज बीटा कैरोटीन के अंदर अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां आपको 11 डबल बॉन्ड मिलेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा अनसेचुरेशन मिलेगा। और इसी अनसेचुरेशन की वजह से बीटा कैरोटीन आपका कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब पर्टिकुलरली ऑरेंज कलर के लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल हुआ, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जब भी आप बीटा कैरोटीन का मॉलिक्यूल की बात करेंगे, अगर आप इसमें एब्जॉर्प्शन देखेंगे तो आपका जो देखो ये अनसेचुरेशन की वजह से होता क्या है, एक्चुअली इस अनसेचुरेशन की वजह से जो आपका कंपाउंड है वो हायर वेवलेंथ की रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है। हायर वेवलेंथ की रेडिएशन मतलब हायर वेवलेंथ आपकी किसकी हो जाएगी, यूवी या विजुअल, विजुअल की, यानी कि 400 टू 800 एनएम की रेडिएशन को ये ऑब्जर्व करता है। अब अगर ये 400 से 800 के बीच की रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा तो इसमें एक ऐसी रेडिएशन भी आएगी जो ऑरेंज कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो वो रेडिएशन, वो पर्टिकुलर रेडिएशन किसके थ्रू ऑब्जर्व की जाती है भाई, आपके बीटा कैरोटीन। तो आपका जो बीटा कैरोटीन है वो सिंपली क्या है, अनसेचुरेशन की वजह से उस रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है जिसका वेवलेंथ होता है ज्यादा, यानी कि विजिबल रेंज के अंदर आपका बीटा कैरोटीन इन्वॉल्व हो जाता है, विजिबल रेंज की रेडिएशन को ये ऑब्जर्व करता है। और विजिबल रेंज के अंदर ये पर्टिकुलरली क्या है, उस पर्टिकुलर रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है ऑरेंज कलर के लिए, जिस वजह से हमारा बीटा कैरोटीन क्या हमको ऑरेंज कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से क्या हमारा जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, वो ऑरेंज कलर हमको अपेयर होते हैं। तो बात सिंपल सी ये है कि
जो फैक्टर है, जो ये कलर का जो फैक्टर है वो क्या है, इनमें मतलब कलर के लिए तो बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, पर उनमें से एक फैक्टर है आपका अनसैचुरेशन। अगर कोई भी स्पीसीज अनसैचुरेटेड है तो वो क्या करती है, कहीं ना कहीं से कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे मैंने आपको अनसैचुरेटेड बॉन्डेड ग्रुप की बात की है। तो अनसैचुरेशन की वजह से क्या होता है, आपकी जो रेडिएशन होती है वो हायर वेवलेंथ पे शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो विजिबल रेंज के अंदर आती है, और विजिबल रेंज के अंदर मतलब कोई ना कोई कलर के लिए वो चीज रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, तो क्रोमोफोर की देन आप डेफिनेशन जब लिखेंगे तो यहाँ पे आपने अनसैचुरेशन मस्टली लिखना है। इतनी चीज क्लियर आई। अब ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन होगी। अब इसके बाद आप एक और तरीके से अपनी क्रोमोफोर को डिफाइन कर सकते हैं। एक और डेफिनेशन हमने साथ ही साथ ऐड की हुई, ये काफी आसान सी है, सुनिएगा। ये बोल रहा है ऑल द कंपाउंड विच एब्जॉर्ब अंडर अ 400 to 800 एनम अपीयर्स, ये एक साथ हो गया, ठीक है, अपीयर्स कलर्स टू अ ह्यूमन आई आर कॉल्ड एज अ क्रोमोफोर। तो साफ साफ बोल रहा है क्रोमोफोर क्या होते हैं, क्रोमोफोर वो सारे कंपाउंड होते हैं जो कि कौन सी रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करेंगे, जिनका रेंज आपका 400 to 800 एनम का हो। और 400 to 800 एनम किसकी रेंज होती है, विजिबल की, यानी कि वो सारे कंपाउंड को आप क्रोमोफोर बोल सकते हैं जो कि विजिबल रेंज के अंदर ऑब्जॉर्ब किए जाते हैं और ह्यूमंस आई में क्या है, कलर अपीयर करते हैं, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसे सारे कंपाउंड्स को आप क्या बोलेंगे, क्रोमोफोर बोलेंगे। तो देखो दोनों डेफिनेशन मैंने आपके साथ रख दी, ये थोड़ी सी आपको समझने वाली बात है, ये आपकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, तो आप आई थिंक दोनों ही ऐड कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी डेफिनेशन होगी। सिंपल बोल रहा है कि वो सारे कंपाउंड आपकी क्रोमोफोर हैं जो कि कौन सी रेंज के अंदर ऑब्जॉर्ब किए जाते हैं, 400 to 800 एनम की रेंज के अंदर ऑब्जॉर्ब किए जाते हैं। और 400 to 800 एनम की रेंज मतलब आपकी विजिबल रेंज, और विजिबल रेंज के अगर वो अंदर ऑब्जॉर्ब किए जा रहे हैं तो वो ह्यूमन आई के लिए क्या है, कलर अपीयर करेंगे। तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे सब्सटेंस को आप पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं, क्रोमोफोर बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है कंपाउंड कंटेनिंग क्रोमोफोर इज कॉल्ड एज अ क्रोमोजन। तो ये बोल रहा है क्रोमोजन क्या होता है, तो ये बोल रहा है क्रोमोजन आपके वो कंपाउंड होते हैं जो कि क्रोमोफोर को कैरी करता है। जैसे मैं आपको बोलूं, सपोज आपके पास एक कंपाउंड है ए, और ये ए कंपाउंड में क्या है, एक्स ग्रुप लगा हुआ है जो कि एक टाइप का क्रोमोफोरिक ग्रुप है। तो आप क्या बोल सकते हैं, ये एक्स तो आपका क्रोमोफोरिक ग्रुप है, बट इसके साथ जो ये ए लगा हुआ है ये आपका क्या है, क्रोमोजन है। तो क्रोमोजन क्या होता है, वो कंपाउंड होता है जो कि क्रोमोफोर को कैरी करता है। ओके, अब देखो नेक्स्टली क्या लिखा हुआ है, एक और पॉइंट लिखा हुआ है, नोट करके लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्रोमोफोर इज अ पार्ट ऑफ एनी मॉलिक्यूल। ठीक है, ये बोल रहा है क्रोमोफोर इज अ पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ मॉलिक्यूल। इट मे बी अ फंक्शनल ग्रुप विद अ लार्ज नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन लाइक अ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, देखो एक और तरीके से क्रोमोफोर को डिफाइन किया गया है। तो ये बोल रहा है क्रोमोफोर क्या होता है, ये एक मॉलिक्यूल का, सपोज जैसे मैंने बोला आपके पास एक पूरा मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल में एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है एक्स, तो ये एक पूरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, इस पूरे मॉलिक्यूल में ए का एक पार्ट है एक्स जो कि है आपका क्रोमोफोरिक ग्रुप। तो क्रोमोफोर क्या होता है, एक पूरा मॉलिक्यूल का एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि पर्टिकुलरली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे मॉलिक्यूल के। ये पूरा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में दो पार्ट हैं, एक ए एंड एक एक्स। तो ये जो एक्स है ये क्रोमोफोरिक ग्रुप है, तो हम बोलेंगे ये जो एक्स है ये क्या है, क्रोमोफोरिक ग्रुप है, और ये पूरे मॉलिक्यूल के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये जो एक्स है, ये जो क्रोमोफोरिक ग्रुप है, ये क्या होगा, तो ये बोल रहा है ये आपका कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, और कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, और एक कोई ऐसा कंपाउंड भी हो सकता है जिसके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो मतलब जिसके पास अनसैचुरेशन हो, लाइक अ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। जैसे आपका कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, जैसे डाइन ट्राइन्स वगैरह रहते हैं, इनमें क्या होता है, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये भी आपके क्या है, एज अ क्रोमोफोर की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि क्रोमोफोर आपका कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, साथ ही साथ आपका कोई ऐसा कंपाउंड भी हो सकता है जहां पे आपको डबल बॉन्ड क्या है, कंजुगेशन में मिल रहे हो, या फिर जहां पे आपके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड या फिर नंबर ऑफ अनसैचुरेशन हो। तो ऐसे कंपाउंड को ही आप क्या बोलते हैं, क्रोमोफोर। तो होप आपको ये चीज अब समझ में आ रही होगी कि क्यों हम कंजुगेशन को, क्यों हम अनसैचुरेशन पे इतना फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कंजुगेशन होता है, ये जो अनसैचुरेशन होता है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये चीज को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जब आप प्लांट पिगमेंट वाला पोर्शन पढ़ेंगे, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन पे ये चीज आपको दी हुई है, तो ये बहुत जरूरी है। तो पिगमेंट जो कलरफुल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो पिगमेंट में भी यही रीजन होता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारा अनसैचुरेशन होता है, बहुत ज्यादा कंजुगेशन होता है, इस वजह से क्या है, वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सेम चीज आपने क्रोमोफोर पे भी अप्लाई करनी है कि क्रोमोफोर आपका अगर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल
रिस्पॉन्सिबल है, तो इट मीन्स वहां पे आपके पास बहुत ज्यादा नंबर पे पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, पाई बॉन्ड्स होने चाहिए और कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स होने चाहिए। इतनी चीज क्लियर आई? तो ये जस्ट आपने नोट में पुट करना है। देन इसके बाद बीटा कैरोटीन का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। अब आगे एक और नोट आपको दिया हुआ है, इस नोट को भी पढ़ते हुए चलेगा। तो ये बोल रहा है, देखो अब कंजुगेशन की वजह से क्या होगा। देखो मैंने आपको ये चीज बताई थी ना, एक मिनट रुकेगा, पहले मैं आपको आगे लिखा देती हूँ। तो देखिए पहले मैं आपको एग्जाम्पल डिस्कस करा लेती हूँ, देन मैं आपको आगे नोट वगैरह डिस्कस कराऊंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ क्रोमोफोर्स के एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, ये जस्ट एग्जाम्पल आपने अपने माइंड पर रखना है, आगे आपके ये यूज आएंगे। तो देखो एग्जाम्पल क्या लिखे हुए हैं, तो पहला एग्जाम्पल है आपका नाइट्रो कंपाउंड। तो ये बोल रहा है जो आपका नाइट्रो कंपाउंड होता है ये भी एज अ क्रोमोफोर की तरह एक्ट करता है। और ये जो नाइट्रो कंपाउंड है, क्योंकि अगर ये क्रोमोफोर की तरह एक्ट कर रहा है तो ये कौन सी रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करेगा, जिनका वेवलेंथ आपका 400 टू 800 एनम के बीच का होगा, यानी कि विजिबल रेंज की रेडिएशन को आपका नाइट्रो कंपाउंड ऑब्जॉर्व करेगा। इट मींस नाइट्रो कंपाउंड कुछ न कुछ विजिबल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो जनरली ये रिस्पॉन्सिबल होगा। ये आपने कुछ ऐसे एग्जांपल लिखना है, ओके। अब इसके बाद सेकंड आपका क्या बोल रहा है, सेकंडली बोल रहा है एराइल कंजुगेटेड एजो ग्रुप। तो ये बोल रहा है अगर आपके पास एजो ग्रुप है और वो एराइल के थ्रू कंजुगेटेड है, देन आपका अगेन एजो ग्रुप भी क्या है, एज अ क्रोमोफोर की तरह एक्ट करेगा। और ये यहाँ पे वेरियस कलर जैसे रेड, ऑरेंज, येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। अब थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड देखो ये लिखा हुआ है कि कार्बोनाइल ग्रुप, जो आपका कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रोमोफोर की तरह एक्ट करता है, यानी कि ये भी आपका एक क्रोमोफोरिक ग्रुप रहता है। इसके अलावा बाकी फंक्शनल ग्रुप भी लिखे हुए, इथाइलिन, एसिटाइलिन, कार्बोनाइल, एसिड, एस्टर, नाइट्रिक ग्रुप, ये सारे के सारे क्या है, आपके एक टाइप के क्रोमोफोर है। आपने इन फंक्शनल ग्रुप के नाम याद रखने हैं, क्योंकि मैंने आपको ऊपर भी बोला था फंक्शनल ग्रुप भी आपके क्या होता है, एज अ क्रोमोफोर की तरह एक्ट करता है। इसके साथ साथ कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल्स दिए हुए, जैसे ये बोल रहा है जैसे आपकी फूड कलरिंग एजेंट होता है, तो फूड कलरिंग एजेंट भी क्या होता है, एक टाइप के क्रोमोफोर होता है। जो आप फूड कलरिंग सब्सटेंस लेते हैं वो भी क्या होता है, एक टाइप के क्रोमोफोर होता है। इस वजह से क्या है, वो हमारे फूड को कलर प्रोवाइड कराते हैं, बिकॉज वो जो रेडिएशन ऑब्जर्व करते हैं वो विजिबल रेंज की करते हैं। सिमिलरली जो फैब्रिक के लिए डाइज आप यूज करते हैं वो भी आपके एक टाइप के क्या होता है, क्रोमोफोरिक ग्रुप्स होते हैं। साथ ही साथ एंथ्रोसाइनिन, एंथ्रोसाइनिन क्या होते हैं, एक टाइप के नेचुरल पिगमेंट होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ब्लू एंड ऑल। तो ये जो एंथ्रोसाइनिन है ये भी क्या होते हैं, एक टाइप के लिए एक टाइप के क्रोमोफोर होते हैं, बिकॉज ये भी क्या करते हैं, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आपने यहाँ पर को पुट करना है, ठीक है। अब देखो ये तो आपने एग्जाम्पल की बात कर दी, सॉरी। अब देखो अब इसके बाद मैं आपको एक नोट में एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कराने वाली हूँ। नोट में हम क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं, देखिए अभी तो जस्ट मैं आपको कलर के रिस्पेक्ट पे बात करा रही हूँ, बट मैंने आपको स्टार्टिंग पे बोला क्रोमोफोर का काम कलर देना ही नहीं है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होना ही नहीं है। इसके अलावा इसका एक और वजह होता है, एक और वर्क होता है, एक और रोल होता है। वो ये कि अगर आपके कोई भी कंपाउंड में क्रोमोफोरिक ग्रुप लगा हुआ है तो क्रोमोफोरिक ग्रुप क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को अफेक्ट करता है। जैसे मैंने क्या बोला था कि सपोज आपके पास एक सब्सटेंस है ए, और इस सब्सटेंस के लिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आपका कुछ इस टाइप का बन रहा है, लेकिन अगर इसमें आपने क्रोमोफोरिक ग्रुप एक्स को ऐड कर दिया, सपोज आपने इसके साथ एक क्रोमोफोरिक ग्रुप को ऐड कर दिया, तो इस क्रोमोफोरिक ग्रुप की वजह से ये सब्सटेंस अब आपका कलर्ड तो होगा, कलर्ड होगा मतलब ये अब आपका जो रेडिएशन ऑब्जर्व करेगा ये विजिबल रेंज की रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा, और विजिबल रेंज की रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा यानी कि वेवलेंथ यहाँ पे अफेक्ट होगी, ओके। और वेवलेंथ अफेक्ट होगी तो स्पेक्ट्रा भी अफेक्ट होगा, बिकॉज आपको पता है जो स्पेक्ट्रा बनता है वो किसके करस्पॉन्डिंग बनता है, एब्जॉर्प्शन और वेवलेंथ। तो अगर आपका क्या है, ये सब्सटेंस हायर वेवलेंथ की रेडिएशन को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वेवलेंथ अगर अफेक्ट होगी तो ऑब्वियस सी बात है स्पेक्ट्रा भी अफेक्ट होगा। तो अब हमने यही चीज देखनी है कि अगर क्रोमोफोरिक ग्रुप ऐड हो रहा है तो ये कैसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की वैल्यू को अफेक्ट कर रहा है, कैसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को अफेक्ट कर रहा है, ओके। अब इसको क्या है, मैं आपको इस नोट के थ्रू समझाती हूँ, सुनिएगा, आपको बहुत आसानी से क्लियर होगा। तो पहली चीज ये चीज मैं आपको बता रही हूँ, देखो यहाँ पे जैसे इसने लिखा है इफ कंजुगेशन इज इंक्रीजेस, इफ कंजुगेशन इज डिक्रीजेस, इसका मतलब क्या है पहले आप ये समझो, ठीक हो। तो देखो इसको मैं ऐसे समझाती हूँ। सपोज कीजिए आपके पास एक कंपाउंड है ए, ओके, एक कंपाउंड है ए, और सपोज करो इस कंपाउंड को पर्टिकुलर नाम नहीं दे रही हूँ, बस इतना बोल रही हूँ कि इस कंपाउंड में इनिशियली क्या है, दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब इसके पास ऑलरेडी क्या है, दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या फिर आप बोलो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ये सिंपल एक नॉर्मल कंपाउंड है आपका, ठीक है। अब अगर ये कोई एक नॉर्मल कंपाउंड है, हम यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कराएंगे, इसके ऊपर रेडिएशन डालेंगे। और मैंने क्या बोला, अगर इसमें कंजुगेशन नहीं है तो देखो ये मैंने बीटा कैरोटीन का एग्जाम्पल आपको ऐसे ही नहीं दिया, ये इस चीज को समझाने
बताने के लिए दिया कि यहाँ पे कंजुगेशन बढ़ने की वजह से, अनसैचुरेशन बढ़ने की वजह से आपका कंपाउंड जो रेडिएशन ऑब्जॉर्ब करेगा वो भी क्या होगी, हायर वेवलेंथ की होगी। समझ में आया? तो देखो अभी आपके पास जो कंपाउंड है ए, इसमें कोई भी कंजुगेशन नहीं है, कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है, तो ये जो वेवलेंथ को ऑब्जर्व करेगा वो ये जो रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा वो लोअर वेवलेंथ की होगी। लोअर वेवलेंथ मतलब सपोज हम करें, इसने सपोज 200 एनएम की रेडिएशन को ऑब्जर्व किया, तो 200 एनएम आपका कहाँ आता है, यूवी पे आता है। देखो यूवी के अंदर आता है आपका 200 एनएम, यूवी रेंज के अंदर आता है। तो हम बोल सकते हैं आपके सब्सटेंस ए ने यूवी रेंज की रेडिएशन को ऑब्जर्व किया, जिसका वेवलेंथ क्या है, 200 एनएम है। ओके, तो इसके लिए सपोज आपका स्पेक्ट्रा कुछ ऐसा आया। देखिए सपोज ऐसा कुछ स्पेक्ट्रा आपको देखने को मिला, और आपको पता है एब्जॉर्प्शन का ये जो स्पेक्ट्रा बनता है ये किसके करस्पॉन्डिंग बनता है, एब्जॉर्प्शन और आपका लैम्डा यानी कि वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग बनता है। तो आपको कुछ इस टाइप का सपोज स्पेक्ट्रा मिला। ओके, अब एक चीज और मैं आपको बोलूं, अगर मैं बोलूं कि यही सब्सटेंस मैंने ए लिया सॉरी, बट इसके साथ क्या है, मैंने कोई क्रोमोफोरिक ग्रुप एक्स को ऐड कर दिया, अब आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो एक्स ऐड होने की वजह से, क्रोमोफोरिक ग्रुप ऐड होने की वजह से इस कंपाउंड में अनसैचुरेशन बढ़ जाएगा, बिकॉज हमने बोला था क्रोमोफोरिक ग्रुप क्या होता है, अनसैचुरेटेड ग्रुप्स होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्रोमोफोरिक ग्रुप ऐड होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, अनसैचुरेशन बढ़ गया। तो सपोज करो हमने एक ऐसे ग्रुप को ऐड किया जिसमें 4 अनसैचुरेशन है, 4 डबल बॉन्ड है, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे अनसैचुरेशन आ गया, यानी कि 4 डबल बॉन्ड आ गए। ठीक है, अब 4 डबल बॉन्ड आने की वजह से क्या होगा, अनसैचुरेशन आने की वजह से क्या होगा, अगर आप इस सब्सटेंस को इरेडिएट करना चाहेंगे तो ये क्या है, उस रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, जितना ज्यादा अनसैचुरेशन उतनी हायर वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम बोल सकते हैं कि कंजुगेशन बढ़ने की वजह से या फिर अनसैचुरेशन बढ़ने की वजह से वेवलेंथ की वैल्यू भी बढ़ गई। तो सपोज कीजिए इसने जो वेवलेंथ ऑब्जर्व की वो 450 एनएम की, तो 450 एनएम आपकी कौन सी रेंज के अंदर आएगा, विजिबल रेंज के अंदर आएगा। तो अगर इसने 450 रेंज की वेवलेंथ की रेडिएशन को ऑब्जर्व किया, तो इसने मतलब विजिबल रेडिएशन को ऑब्जर्व किया। तो अगर ये विजिबल रेडिएशन को ऑब्जर्व कर रहा है तो अब आपका सब्सटेंस कलरलेस नहीं रहेगा, ये तो आपका कलरलेस था क्योंकि ये विजिबल रेंज के अंदर नहीं आ रहा था, ये तो अब विजिबल रेंज के अंदर आ गया। अब ये क्या होगा, आपको कलर्ड अपेयर होगा। साथ ही साथ अब आप यहाँ पे देखोगे कि लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बिकॉज आपने क्या किया, इस सब्सटेंस ने जो रेडिएशन को ऑब्जर्व किया वो हायर वेवलेंथ की किया। तो आपको बस यहाँ पे क्या देखना है, पहली चीज तो ये देखना है कि आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, जैसे आपने क्रोमोफोरिक ग्रुप ऐड किया तो आपको वेवलेंथ में डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट देखने को मिला। पहले आपने देखा 200 एनएम था, लेकिन क्रोमोफोरिक ग्रुप ऐड होने की वजह से, क्रोमोफोरिक ग्रुप ऐड हुआ तो अनसैचुरेशन बढ़ा, कंजुगेशन बढ़ा, और लैम्डा की वैल्यू यानी कि वेवलेंथ की वैल्यू भी बढ़ गई। तो हम देख सकते हैं वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ी, इतनी चीज समझ में आई। अब देखो अगर वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ी तो मैं इस सब्सटेंस के लिए, ये जो मेरा सब्सटेंस है इसके लिए जो पहला स्पेक्ट्रा बना था वो कुछ ऐसा बना था, लेकिन अगर वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ी तो देखो अब स्पेक्ट्रा आपका थोड़ा यहाँ को शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ना लैम ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट है, ये आपको क्या बता रहा है, वेवलेंथ। तो पहले वेवलेंथ आपकी यहाँ पे थी, लेकिन अब आपने क्या किया, जैसे क्रोमोफोरिक ग्रुप ऐड किया वेवलेंथ तो बढ़ गई। तो अब आपका जो शिफ्ट होगा वो कहाँ की होगा, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, यानी कि थोड़ा आपका जो पीक आएगी वो थोड़ी सी आगे की ओर आएगी, बिकॉज वेवलेंथ की वैल्यू आपकी बढ़ गई। पहले वेवलेंथ इस पॉइंट पे थी, अब वेवलेंथ इस पॉइंट पे बढ़ गई। तो आप देख सकते हैं आपके स्पेक्ट्रा में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। इतनी चीज समझ में आया। पहली चीज तो आपने ये ऑब्जर्व की कि स्पेक्ट्रा आपका अफेक्ट हुआ क्रोमोफोरिक ग्रुप लगाने के बाद। ठीक है, और दूसरी चीज आपने क्या ऑब्जर्व की, दूसरी चीज आपने ये ऑब्जर्व की कि यहाँ पे आपका जो सब्सटेंस पहले कलरलेस था अब वो आपको कलर्ड अपेयर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इस सब्सटेंस ने जो रेडिएशन ऑब्जर्व की है वो विजिबल रेंज के अंदर आ रही है। तो आपको बस मैं यही चीज बताना चाह रही हूँ कि जैसे ही आपने क्रोमोफोरिक ग्रुप लगाया आपका सब्सटेंस ए ही है, लेकिन उसमें क्या हुआ, शिफ्ट आपको देखने को मिला, और उसी शिफ्ट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। एक बार मैंने बोला इफ कंजुगेशन इज इंक्रीजेस, इफ कंजुगेशन इज इंक्रीजेस मतलब आपने कोई क्रोमोफोरिक ग्रुप को ऐड किया, बिकॉज क्रोमोफोरिक ग्रुप को ऐड करोगे तो अनसैचुरेशन बढ़ेगा, कंजुगेशन बढ़ेगा। तो उसकी वजह से क्या कॉन्सेप्ट आएगा, उसकी वजह से क्या क्या चीजें आप ऑब्जर्व करेंगे उसको मैं थ्योरी के साथ पढ़ाऊंगी। दूसरी चीज, दूसरी जगह लिखा है इफ कंजुगेशन इज डिक्रीजेस, इफ कंजुगेशन इज डिक्रीजेस मतलब अगर कहीं पे क्रोमोफोरिक ग्रुप को हटा दिया जाए या फिर क्रोमोफोरिक ग्रुप कहीं पर अब्सेंट है तो आपको क्या देखने को मिलेगा। तो हमने क्या बोला, वेवलेंथ आपकी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि अनसैचुरेशन ही नहीं रहेगा। तो उसको फिर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अब उसकी वजह से क्या होता है, क्रोमोफोरिक ग्रुप की वजह से आपको अलग अलग टाइप की शिफ्ट देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर पे भी बताया था, ब्लू शिफ्ट होता है, रेड शिफ्ट होता है, इसको मैं आपको नीचे भी डिस्कस कराऊंगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
हमको क्या है, क्रोमोफोरिक ग्रुप की वजह से अलग अलग शिफ्ट मिलते हैं, क्योंकि देखो क्रोमोफोरिक ग्रुप ऐड करने की वजह से वेवलेंथ अफेक्ट हो रहा है। और आपको पता है ये जो स्पेक्ट्रा बनता है वो किसके करस्पॉन्डिंग बनता है, एब्जॉर्प्शन और वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग बनता है। तो वेवलेंथ की वैल्यू अगर अफेक्ट हो रही है तो आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप की शिफ्ट और इफेक्ट देखने को मिलते हैं। देखो होता क्या है, अगर वेवलेंथ की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, तो आपको रेड शिफ्ट मिलता है। अगर वेवलेंथ की वैल्यू घटती है तो आप उसे बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। ओके, सिमिलरली अगर आप बोल सकते हैं ये जो आपका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है, इसकी इंटेंसिटी अगर बढ़ती है तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, अगर घटती है तो इसे बोलते हैं हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। तो हमने क्या करना है, ये सारे शिफ्ट एंड इफेक्ट को सेपरेटली डिस्कस करना है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत मटेरियल है, बहुत सारी चीजें, आपको एग्जांपल क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें भी बतानी है। तो इसको तो मैं नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करूंगी, बस इसको मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड किया हुआ है क्योंकि क्रोमोफोरिक ग्रुप की वजह से आपको क्या है, अलग अलग टाइप की इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये जस्ट मैं रफली बता रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर पे हम इसे सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा, आपको क्या है, आपके स्पेक्ट्रा में ये आपका ओरिजिनल स्पेक्ट्रा था, बट क्रोमोफोर की वजह से आपको अलग अलग टाइप की शिफ्ट एंड अलग अलग टाइप की इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इतनी चीज क्लियर है। अब मैं आपको थ्योरी के साथ लेते हुए चलती हूँ, तो ये क्या बोल रहा है सुनिएगा। देखो क्या बोल रहा है, फर्स्टली बोल रहा है इफ कंजुगेशन इज इंक्रीजेस, कंजुगेशन कब इंक्रीज होगा, जब आप क्रोमोफोरिक ग्रुप को ऐड करेंगे तो क्या क्या चेंजेस आपको आपके मॉलिक्यूल में देखने को मिलेंगे। फर्स्टली बोल रहा है द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेस, ऑब्वियस सी बात है पाई इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, बिकॉज अनसैचुरेशन बढ़ेगा, तो अनसैचुरेशन मतलब पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड या फिर पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होंगे, देखो जैसे अभी मैंने आपको खुद समझा दिया था कि वेवलेंथ की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ पाया क्यों, क्योंकि अनसैचुरेशन होने की वजह से आपका सब्सटेंस जो वेवलेंथ रेडिएशन ऑब्जर्व करेगा वो हायर वेवलेंथ की करेगा। तो अगर कंजुगेशन बढ़ाने की वजह से वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। देखो अभी जिस मैं इसे रफली बता रही हूँ, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे हम जिस रफली चीजें देख रहे हैं, जब मैं आपको इस शिफ्ट को, इस इफेक्ट को सेपरेटली पढ़ाऊंगी, वहां मैं आपको पूरा स्पेक्ट्रा बना के, पूरे एनर्जी लेवल्स बना के दिखाऊंगी कि कैसे एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कैसे लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही है। तो वहां ये चीजें बताऊंगी, अभी जिस रफली बता रही हूँ, क्योंकि आपने एग्जाम में इस टॉपिक पे इतना ही मटेरियल लिखना है। ओके, अब देखो आपको पता है लैम्डा और एनर्जी के बीच में कैसा रिलेशन होता है, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर यहाँ पे कंजुगेशन बढ़ाने की वजह से लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही है तो एनर्जी की वैल्यू में क्या आएगा, डिक्रीमेंट। तो वही लिखा है कि एनर्जी गैप जो है, आपके दो इलेक्ट्रॉनिक लेवल जिनके बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, उन दोनों इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के बीच में एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। साथ ही साथ अगर एनर्जी आपकी लेसर होगी तो वेवलेंथ आपकी लॉन्गर हो जाएगी। और इस टाइप की शिफ्ट को ही आप क्या बोलते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट मतलब होता है आपका रेड शिफ्ट। ठीक है, पैथोक्रोमिक शिफ्ट मतलब क्या होता है, वेवलेंथ की वैल्यू यानी कि लैम्डा की वैल्यू में इंक्रीमेंट आना, और इसे रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर पे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्यों पैथोक्रोमिक शिफ्ट को रेड शिफ्ट बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट क्यों नहीं बोल सकते, रेड ही क्यों बोल रहे हैं, ये चीज भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस कराऊंगी। तो देखो अभी जस्ट इतनी चीज माइंड पर रखनी है, कंजुगेशन बढ़ा, क्रोमोफोरिक ग्रुप ऐड हुआ, तो एनर्जी की वैल्यू में डिक्रीमेंट आया, वेवलेंथ आपकी बढ़ गई, और इस इफेक्ट को आप क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट या फिर बैथोक्रोमिक शिफ्ट। सिमिलरली अगर मैं इसी का उल्टा करूं कि अगर कंजुगेशन डिक्रीज हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं अगर आपने क्रोमोफोरिक ग्रुप को रिमूव कर दिया तो कंजुगेशन डिक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो जाएंगे, एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और वेवलेंथ आपकी डिक्रीज हो जाएगी। और ऐसे इफेक्ट को आप क्या बोलते हैं, हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट। इतनी चीज समझ में, इफेक्ट या फिर शिफ्ट। ठीक है, अब देखो एक और चीज मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, देखो इसको आपने बस इतनी सी पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है, आपका सारा काम बन जाएगा। आपने बात क्या रखना है, अगर कंजुगेशन बढ़ा, देखो अगर कंजुगेशन बढ़ेगा तो चीजें स्टेबल होती है, एक आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, आपको पता है ना कंजुगेशन जितना ज्यादा अगर किसी भी स्पीसीज में कंजुगेशन है वो उतनी ज्यादा स्टेबल है, ये तो आपको पता है, बेसिक है। तो हम बोल सकते हैं अगर कंजुगेशन बढ़ा, किसकी वजह से बढ़ा, क्रोमोफोरिक ग्रुप के ऐड होने की वजह से अगर कंजुगेशन बढ़ा, अनसेचुरेशन बढ़ा, तो वो स्पीसीज क्या होगी, स्टेबल होगी, बिकॉज कंजुगेशन बढ़ने की वजह से स्पीसीज आपकी स्टेबल होती है। और अगर स्पीसीज आपकी स्टेबल है तो उसके लिए एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, लेसर। अगर चीज स्टेबल है तो ऑब्वियस सी बात है वहां एनर्जी क्या होगी, लेसर। और अगर आपको पता है एनर्जी लेसर है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, खुद ब खुद ज्यादा हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं अगर आपकी कोई कंजुगेटेड स्पीसीज है तो उसकी वेवलेंथ आपकी ज्यादा होती है। और क्यों होती है, तो आप ये रिलेशनशिप समझ सकते हैं कि ज्यादा कंजुगेशन मतलब स्टेबिलिटी, और स्टेबल होगी अगर कोई चीज तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एनर्जी कम होगी, अगर एनर्जी कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है वेवलेंथ आपकी ज्यादा होगी। तो ये जैसे एक रिलेशनशिप हो गया आपको चीजों को समझाने के लिए। ठीक है, सिमिलरली इसका उल्टा कर सकते हैं, अगर क्रोमोफोरिक ग्रुप कहीं पर अब्सेंट हो गया तो होगा क्या, क्रोमोफोरिक ग्रुप अब्सेंट है मतलब अनसेचुरेशन कम है, कंजुगेशन कम है, तो अगर लेस कंजुगेशन होगा तो अनस्टेबल होगी स्पीसीज, और अनस्टेबल स्पीसीज के पास ज्यादा एनर्जी होती है, और अगर एनर्जी ज्यादा होगी
कि तो वेवलेंथ आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बस ये रिलेशन आपने समझना है, और आप वेवलेंथ कम ज्यादा अगर समझ जाएंगे तो आप सारे शिफ्ट को समझ जाएंगे, क्योंकि शिफ्ट में आपको बस वेवलेंथ को आगे पीछे करना है। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, ये चीज वही लिखी है कि सब्स्टिट्यूएंट में हैव ओनली 4 टाइप ऑफ इफेक्ट ऑन क्रोमोफोर। ये बोल रहा है अगर आपके पास कोई स्पीसीज है जिसमें क्रोमोफोरिक ग्रुप ऐड हुए हैं, देन आपको वहां पे 4 टाइप की शिफ्ट एंड इफेक्ट ही ऑब्जर्व होंगे, जिसमें से पहला होता है आपका बैथोक्रोमिक इफेक्ट, दूसरा होता है आपका हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट, तीसरा होता है आपका हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, एंड फोर्थ होता है आपका हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। तो ये क्या होते हैं, तो अभी तो जस्ट रफली बता रही हूँ। क्या बोल रहे हैं सुनेगा। ये बोल रहा है बैथोक्रोमिक शिफ्ट को आप रेड शिफ्ट भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, बिकॉज बैथोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है, जो वेवलेंथ होती है वो लॉन्गर से हो जाती है। लॉन्गर मतलब लेमडा की वैल्यू आपकी क्या जाती है, बढ़ जाती है। तो लेमडा आपका यहाँ को हो जाएगा, थोड़ा ऐसे आगे को शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब भी आप हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट पढ़ेंगे तो हिप्सो मतलब होता है ब्लू शिफ्ट, और इसके केस में क्या होता है, लैम्डा की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो जाती है, यानी कि आपका स्पेक्ट्रा कुछ आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है, यानी कि लैम्डा की वैल्यू में डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है। ओके। अगला है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट भी आप जिसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपका ये एब्जॉर्प्शन है, जो आपका लैम्डा मैक्स है एब्जॉर्प्शन, जहां पे आपका मैक्स एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। एक मिनट रुकेगा, यहाँ पे आपका क्या है, एब्जॉर्प्शन, ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपका लैम्डा मैक्स इसे बोलते हैं, क्योंकि ये पोजीशन में जो एब्जॉर्प्शन की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। तो हाइपोक्रोमिक इफेक्ट क्या होता है, अगर इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उसे आप बोलते हैं हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। तो ऊपर को बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये वैल्यू जो है, ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन की वैल्यू बढ़ गई। तो अगर बढ़ेगी तो इसे आप बोलोगे हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, और अगर घटेगी तो इसे आप बोलोगे हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। तो नाम से तो वैसे आपको क्लियर हो रहा होगा, हाइपो हाइपर वगैरह। तो ये जो 4 टाइप के इफेक्ट है, ये कब ऑब्जर्व होता है, जब किसी भी सब्सटेंस में क्या है, क्रोमोफोरिक ग्रुप ऐड रहता है, ठीक है। अब मैंने आपको इतना बता दिया। अब ये इफेक्ट कैसे ऑब्जर्व हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इनको हम इनके टॉपिक पे पढ़ेंगे। अभी जस्ट आगे देखो, अब आपने क्रोमोफोर में और क्या ऐड करना है, तो यहाँ पे थोड़ी चीजें और ऐड करनी है, ये भी सुन लीजिएगा। तो नेक्स्टली ये बोल रहा है हमारे पास 2 टाइप के क्रोमोफोर होते हैं। तो देखो क्रोमोफोर को भी क्लासिफाई किया गया है कि क्रोमोफोर भी आपके 2 टाइप के होते हैं। तो सिंपली आपने इतना ही लिखना है, 2 टाइप के क्या होते हैं। तो पहला ये बोल रहा है क्रोमोफोर विच कंटेन पाई इलेक्ट्रॉन एंड दे अंडरगोज अ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो ये बोल रहा है आपके पास कुछ ऐसे क्रोमोफोर भी होते हैं, क्योंकि हमको पता है क्रोमोफोर में अनसैचुरेशन होगा, और अगर अनसैचुरेशन होगा तो वहां पे आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। डबल बॉन्ड मतलब हो गया पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बोल रहा है आपके पास ऐसे क्रोमोफोर भी है जो सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं, ठीक है। तो अगर सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे तो वहां पे जो ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा, सिर्फ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। ये मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लेक्चर पे समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो अगर आपके क्रोमोफोरिक ग्रुप में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वहां जो ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। और इसके एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, जैसे इथाइलिन हो गया, एसिटाइलिन हो गया, ये भी एक टाइप के क्रोमोफोर है। बट इन क्रोमोफोर के थ्रू सिर्फ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, बिकॉज इनमें क्या है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहते, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ओके। इसके अलावा आपके पास कोई ऐसे भी क्रोमोफोर होते हैं जिन, सॉरी ये क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, इसे क्रोमोफोर कर लीजिएगा। तो ये बोला इसके अलावा भी हमारे पास कोई ऐसे भी क्रोमोफोर होते हैं जिसमें क्या होता है, आपके पाई इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, वो तो ठीक है, बट पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो मैंने आपको ये चीज ट्रांजिशन वाले लेक्चर पे बताई थी कि अगर पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दोनों है, देन उस केस में आपके 2 टाइप के ट्रांजिशन होंगे। फर्स्ट वन इज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, सेकंड वन इज एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर, जहां पे मैंने आपको इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बढ़ाया था, वहां भी ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, ठीक है। तो ये 2 टाइप के आपके क्रोमोफोर जनरली देखे जाते हैं। और ये सेकंड टाइप का जो एग्जांपल है क्रोमोफोर के, वो है कार्बोनाइल ग्रुप, नाइट्राइल्स, एजो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड, ईटीसी। तो ये जो आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये सबके सब आपके ऐसे क्रोमोफोर हैं जिनमें दोनों टाइप के पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन देखे जाते हैं। तो ये एग्जांपल आपका किसका हो गया, एजो कंपाउंड का हो गया। तो इस कंपाउंड में क्या है, दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपका पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होगा, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होगा। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल है आपका नाइट्रोमीथेन का। तो नाइट्रोमीथेन में आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। इस वजह से क्या होगा, ये भी आपका क्रोमोफोर की तरह तो एक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे भी आपके दोनों टाइप के ट्रांजिशन होंगे, पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। लेकिन एसिटाइलिन और इथाइलिन में नहीं होगा, बिकॉज इनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, पाई बॉन्ड होते हैं बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से इसमें सिर्फ आपका पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, बिकॉज ओनली पाई
pi electrons are present. इतनी चीज क्लियर आई? तो ये दो टाइप्स भी आपने यहाँ पर इसके बाद डिस्कस करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है सुनिएगा। और देखो नेक्स्ट अगेन आपका टाइप्स ऑफ क्रोमोफोर्स आ गया, ठीक है। बट ये दोनों हमने टाइप्स ही देखे, बट जो पहला टाइप्स हमने देखा क्रोमोफोर्स का, ये किसके बेसिस पे देखा? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिशन। लेकिन अब जो हम लोग दूसरा टाइप्स देख रहे हैं क्रोमोफोर का, वो किसके बेसिस पे देख रहे हैं कि वो कैसे इंपैक्ट करता है कलर को, वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमको ये चीज पता है, बट कैसे वो कलर के को इंपैक्ट करता है उसके बेसिस पे अगेन हम टाइप्स ऑफ क्रोमोफोर्स देख रहे हैं। तो देखो अगेन आपके पास दो टाइप ऑफ क्रोमोफोर्स होते हैं, पहले होता है इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर्स, दूसरे होते हैं आपके डिपेंडेंट क्रोमोफोर्स। तो इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर्स क्या होते हैं? तो यहाँ लिखा हुआ है इफ वन क्रोमोफोर इज रिक्वायर्ड टू इंपैक्ट कलर। ये बोल रहा अगर एक ही क्रोमोफोर की वजह से आपका पूरा कंपाउंड में क्या है कलर के लिए, मतलब सिंपली ऐसा बोलो कि अगर एक ही क्रोमोफोर आपके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, सिर्फ एक क्रोमोफोर की वजह से पूरे कंपाउंड में कलर इंपैक्ट हो रहा है, तो इस टाइप के क्रोमोफोर को आप बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे बोल रहा है एजो ग्रुप आपका हो गया, सिमिलरली आपका क्या है नाइट्रोसो ग्रुप हो गया। तो ये जो ग्रुप्स हैं ये एक टाइप के क्या है इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर्स हैं, बिकॉज अगर इनका एक ग्रुप भी अगर किसी कंपाउंड के साथ अटैच है तो ये पूरे कंपाउंड को क्या है कलरफुल, मतलब पूरे कंपाउंड के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओके। लेकिन सिमिलरली क्या है डिपेंडेंट क्रोमोफोर्स क्या होते हैं? तो बोल रहे डिपेंडेंट क्रोमोफोर्स वो क्रोमोफोर्स होते हैं जिसमें एक क्रोमोफोर की वजह से क्या होता है कलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, एक से ज्यादा हमको क्रोमोफोर की रिक्वायरमेंट होती है अगर हम किसी कंपाउंड को कलरफुल करना चाहते हैं। तो ये बोल रहे हैं इफ मोर देन वन क्रोमोफोर इज रिक्वायर्ड टू इंपैक्ट कलर, एक से ज्यादा क्रोमोफोर की अगर हमको रिक्वायरमेंट है किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड को कलरफुल करने के लिए, यानी कि उसको कलर्ड अपेयर कराने के लिए, तो ऐसे क्रोमोफोर्स को हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्रोमोफोर। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है इंडिपेंडेंट मतलब अकेला ही सारा काम कर दे रहा है, डिपेंडेंट मतलब एक से नहीं होगा, एक क्रोमोफोर से नहीं होगा, आपको एक से ज्यादा क्रोमोफोर्स लेने होंगे, यानी कि एक क्या है एक क्रोमोफोर क्या है दूसरे पे डिपेंड कर रहा है कि अगर वो होगा तो हम मिलके क्या करेंगे कलर इंपैक्ट करेंगे। तो एक डिपेंडेंट क्रोमोफोर, एक आपका इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर। तो डिपेंडेंट क्रोमोफोर्स की एग्जांपल आपकी क्या है? एसीटोन हैविंग अ वन कीटो ग्रुप इज कलरलेस। तो ये बोला अगर आप एसीटोन को देखोगे तो उसमें एक कीटो ग्रुप होगा तो वो आपका क्या होगा कलरलेस होगा। लेकिन अगर आप डाई एसिटाइल को देखेंगे तो वो आपको क्या होगा कलर्ड दिखेगा, वो येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बिकॉज उसमें दो कीटो ग्रुप आते हैं। तो कितना सिंपल सा एग्जांपल है, एसीटोन में आपका एक कीटो ग्रुप होता है स्टिल वो आपका कलरलेस होता है, कीटो ग्रुप होने के बावजूद भी वो आपका कलरलेस होता है। लेकिन अगर आप एसीटोन के बदले डाई एसिटाइल देखोगे तो डाई एसिटाइल कीटो का ही कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे आपके नंबर ऑफ कीटो कितने हैं दो, तो दो कीटो होने की वजह से अब वो क्या है कलर इंपैक्ट कर रहा है, यानी कि वो येलो कलर का आपको अपेयर हो रहा है। इट मींस क्या है एक कीटो क्या है दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, जब वो कंबाइन हुए तब उनने कंपाउंड को क्या दिया कलर दिया, येलो कलर दिया। तो ऐसे क्रोमोफोर्स को हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्रोमोफोर्स। तो हमने यही चीज दिखनी है कि दो टाइप के हमारे क्रोमोफोर हुए, डिपेंडेंट एंड नॉन डिपेंडेंट सॉरी इंडिपेंडेंट, ओके। तो ये दो टाइप के अगेन हमारे क्रोमोफोर्स हमने डिस्कस किए। नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए अब नेक्स्ट आपका हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ क्रोमोफोर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर एज फॉलोज, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना क्रोमोफोर का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। क्रोमोफोर का आइडेंटिफिकेशन मतलब आपको कुछ वैल्यूज दी हुई है कि अगर हाँ चलो आपका अगर स्पेक्ट्रा इतने में बन रहा है, वेवलेंथ इतनी आ रही है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इतना आ रहा है, तो उसके बेसिस पे उन वैल्यूज के बेसिस पे आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास कौन सा क्रोमोफोर वहां पे प्रेजेंट होगा। तो जस्ट 4 पॉइंट आपने लिखने और ये चीज आप एग्जाम पे भी लिखेगा। तो देखो पहला पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ बैंड नियर 30 MU में कंटेन 2 and 3 कंजुगेटेड यूनिट। तो ये बोल रहा है सपोज करो आपके पास कोई स्पेक्ट्रा है और उस स्पेक्ट्रा में जो आपका एब्जॉर्प्शन बैंड आ रहा है वो किसके नियर आ रहा है, उसका जो रेंज है वो अप्रोक्स 300 MU के अराउंड आ रहा है। तो वहां पे आप समझ लेना कि आपके पास कोई क्रोमोफोर होगा और उस क्रोमोफोर में अप्रोक्स 2 या 2 से ज्यादा या फिर 2 या 3 कंजुगेटेड यूनिट प्रेजेंट होगी। तो हमको क्या एक अजम्पशन दिया हुआ है, हमको जस्ट इतनी चीज बोली गई है कि आपके पास स्पेक्ट्रा है उस पर जो आपका बैंड आ रहा है वो किसके नियर आ रहा है, नियर 300 MU आ रहा है। तो बताइए वहां पे कोई क्रोमोफोर प्रेजेंट होगा, या अगर होगा तो कैसा प्रेजेंट होगा, बिकॉज डिफरेंट टाइप के क्रोमोफोर हैं। तो जनरली एक अजम्पशन ये है कि अगर आपका बैंड नियर 300 MU आ रहा है तो इतनी चीज आप माइंड पर रखने का, वहां पर जो आपका क्रोमोफोर होगा उस क्रोमोफोर में जो भी क्रोमोफोर होगा उसमें एटलीस्ट 2 या 3 कंजुगेटेड यूनिट प्रेजेंट होंगी ही होंगी। इतनी चीज क्लियर आई। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एब्जॉर्प्शन बैंड नियर 270 to 300 MU with a low intensity Emax जो है आपका 10 to 100 R due to a N2 pi star transition of the carbonyl group। तो ये बोल रहा है अगर आपको कोई ऐसा स्पेक्ट्रा दे दिया जाए
जिसमें आपका जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो किसके अराउंड आ रहा है, जैसे यहाँ 300 MU के अराउंड आया था, ये आपका 270 टू 350 MU के अराउंड आ रहा हो, और वहां पे जो आपका एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी जिसे आप ई मैक्स या फिर लैम्डा मैक्स बोलते हैं, ये अगर आपकी 10 टू 100 के अंदर आ रही हो, यानी कि लो इंटेंसिटी की आपको ई मैक्स देखने को मिल रही है, तो आपको अगर ये दोनों वैल्यूज गिवन है तो आप ये चीज समझ लीजिएगा कि वहां पे आपका N2 पाई स्टार ट्रांजिशन हुआ है, यानी कि आपके कंपाउंड में लोन पेयर भी है, पाई इलेक्ट्रॉन भी है, और वो कंपाउंड आपका क्या है, जैसे कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसी के सिमिलर है। तो मैंने आपको जैसे लास्ट लेक्चर में भी बताया था, कार्बोनाइल कंपाउंड में दोनों होते हैं, आपका N2 पाई स्टार ट्रांजिशन भी होता है, पाई 2 पाई स्टार ट्रांजिशन भी होता है, बिकॉज वहां पे आपका पाई बॉन्ड भी आपको देखने को मिलता है, और साथ ही साथ क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आपको देखने को मिलता है, जिस वजह से क्या होता है, हमको यहाँ पर को दोनों टाइप के ट्रांजिशन मिलते हैं। इतनी चीज क्लियर आई। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है some conjugated chromophores such as a dienes या फिर alpha beta unsaturated diketones have a high and maximum value alpha max value around 10,000 to 200,000। तो ये बोल रहा है अगर आपको कोई ऐसा स्पेक्ट्रा दे दिया जाए जहां पे आपको जो लैम्डा मैक्स, देखो यहाँ पे आपका ई मैक्स लैम्डा मैक्स की वैल्यू काफी लो थी, 10 टू 100 थी, अगर उनकी वैल्यू बढ़ा दी जाए अप्रोक्स 10,000 टू 200,000 कर दी जाए, तो उस समय आपको ये चीज समझ लेना है कि आपके कंपाउंड में कोई क्रोमोफोरिक ग्रुप प्रेजेंट है। और क्रोमोफोरिक ग्रुप कैसा, जैसे आपका डाइन्स होते हैं, जैसे आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स होते हैं, ऐसे क्रोमोफोरिक ग्रुप वहां प्रेजेंट है। तो देखो जस्ट आपको क्या है, वैल्यूज दे रखी है कि अगर ऐसा होगा तो इतना समझ देना कि ऐसे क्रोमोफोरिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये जस्ट 4 पॉइंट आपने लिखना है। लास्ट पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द एब्जॉर्प्शन विद द ई मैक्स वैल्यू बिटवीन 1000 टू 10,000 शो अ एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये बोल रहा है अगर आपको किसी का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा की वैल्यू, ई मैक्स की वैल्यू अराउंड 1000 टू 10,000 मिल रही है, तो आप ये समझ लेना कि वो जो कंपाउंड होगा वो आपका कोई ना कोई एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो ये जिस अजम्पशन है, ये आपको ये बता रहा है कि कुछ फैक्टर्स है, कुछ वैल्यूज हैं, इनके बेसिस पर आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्रोमोफोरिक ग्रुप है। तो अगर देखो, अगर आपको वैल्यूज क्या 300 के नियर मिलेंगी, तो जैसे इतनी चीज याद रख दो कि 300 MU के नियर आपका जो कंजुगेटेड यूनिट होगी वो आपकी कैसी होगी, 3 या 2 यूनिट वाली कंजुगेटेड यूनिट होगी। अगर एब्जॉर्प्शन आपका अप्रॉक्स 270 तो 350 के बीच में आ रहा है और लो इंटेंसिटी का आ रहा है, तो वहां पे कार्बोनाइल ग्रुप होगा। अगर आपको लैम्डा मैक्स की वैल्यू, ई मैक्स की वैल्यू काफी हाई मिल रही है, अप्रॉक्स 10,000 टू 200,000, तो वहां पे आपके कोई डाइन्स या फिर ट्राइन्स या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। अगर आपको ई मैक्स की वैल्यू बीच में मिल रही है, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, अप्रॉक्स 1000 टू 10,000, तो वहां आपको कोई एरोमेटिक रिंग मिलेगी। तो ये बेसिक सी चीजें आपने अपने माइंड पर रखनी है। ओके, तो इतना कुछ आपने करना है क्रोमोफोर्स के अंदर, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं होता, क्रोमोफोर्स आपकी जनरली आपको जिस इतनी चीजें दिखेंगी कि क्रोमोफोर की डेफिनेशन एंड ऑल, एंड देन एग्जांपल लिख दिए, बात खत्म हो गई। बट आपने ऐसे एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो पहले आप क्रोमोफोर्स को डिफाइन कीजिए, उसके बाद एग्जांपल वगैरह तो पुट करेंगे, बट साथ ही साथ बताइएगा कि क्रोमोफोर की वजह से कौन कौन से इफेक्ट आपको मिलता है। तो सारे इफेक्ट बताइएगा, 4 टाइप के इफेक्ट मिलते हैं, तो ये चारों इफेक्ट आपको बता देंगे, उसके बाद टाइप्स बता देंगे और अजम्पशंस भी बता देंगे, एंड देन ये आपका क्रोमोफोर का लेक्चर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे, इनमें ये जो क्रोमोफोर की वजह से 4 टाइप की इफेक्ट आपको मिल रहा है, इन चारों इफेक्ट को मैं आपको डिस्कस कराऊंगी, ठीक है। तो अब इसको लेक्चर को यहीं पे फिनिश करें, तो होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। तो अब इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश कर लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। और एक और चीज, अगर आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए जाइएगा, कमेंट करते हुए जाइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अब इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करें, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।